हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ भूगोल की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। यह सीरीज क्या है? यह सीरीज जुड़ी हुई है भूगोल के ही नेट जेआरएफ के सिलेबस के अंतर्गत। वे कौन से खास टॉपिक हैं, वे कौन से खास विषय हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। इन खास टॉपिक के कंसेप्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब यूजीसी नेट के एग्जाम को दे रहे हैं तो आखिर उससे संबंधित जो प्रश्न हैं, यानी भूगोल विषय के जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप इन प्रश्नों के अंतर्गत पूछे गए जो भी टॉपिक्स हैं या जिन टॉपिक्स के आधार पर यहाँ प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं, उन टॉपिक का यदि आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और ये कंसेप्ट या कहें कि ये टॉपिक्स हम एक खास सीरीज के अंतर्गत लेकर आए हैं, और इस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। यानी इसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी के इन खास टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों को डील कर पाएं, आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएं। ठीक है, तो हमने लगातार कई विषयों पर, कई टॉपिक्स पर चर्चा की है। आज का जो हमारा विषय है वह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से जुड़े हुए या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के पूर्ववर्ती जो सिद्धांत थे उन्हीं में से एक संबंधित है। हमने इससे पहले वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा की है, और आज हम चर्चा करने वाले हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में। ठीक है, यानी आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे कि आखिर जो सागर का नितल है उसका प्रसरण कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस प्रसरण के बारे में आपसे सबसे पहले या डिटेल से आप कहें तो किसने बताया है, या इस कंसेप्ट के बारे में चर्चा किसने की है। तो हालांकि सागर के नितल के आसपास या नितल में कौन कौन सी हलचलें हो रही हैं, उनके जो शैलें हैं, वहां पर जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में, चूंकि यहाँ पर कई वैज्ञानिकों ने जो कि सागर से संबंधित हैं या जो सागरीय विज्ञान पर आधारित कई सारे शोध कर रहे थे, तो बहुत सारे भूवैज्ञानिकों ने और बहुत सारे वे वैज्ञानिक जो सागर पर उस समय शोध कर रहे थे, उन वैज्ञानिकों ने कई ऐसे महासागरीय क्षेत्र थे, जैसे प्रशांत महासागर में 1952 के आसपास उन्होंने क्या किया, चुंबक मापी लगा दिया। और चुंबक मापी जब उन्होंने वहां पर लगाया तो उसके आधार पर उन्हें कुछ खास तथ्य प्राप्त हुए, और उन्हीं तथ्यों का सहारा लेकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, भूगोलवेत्ता रहे हैं, हैरी हेस। हैरी हेस ने वर्ष 1960 के आसपास उन्हीं जो सागर से संबंधित विद्वान थे, उन्हीं के जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई थी, उन्हीं से जो डेटा प्राप्त हुआ था चुंबक मापी लगाने के बाद, तो प्रशांत महासागर के आसपास वाले क्षेत्रों में, हिंद महासागर के आसपास वाले क्षेत्रों में जो भी चुंबकीय बदलाव देखने को मिले, उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले विभिन्न वर्षों में, उन्हीं के आधार पर हैरी हेस ने इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। यानी सागर नितल के प्रसरण के बारे में जिसने महत्वपूर्ण या खास तथ्यों को दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम है हैरी हेस। चूंकि ये तथ्यात्मक क्या है, परीक्षा है, तो हो सकता है आपसे ऐसा कोई तथ्य पूछा जा सके। ठीक है, या हो सकता है आपसे ऐसा तथ्य पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा, जब सागर नितल प्रसरण की हम बात करते हैं या जब हम बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, ध्यान रखें इसे क्या कहते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी इसमें विस्तार हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है क्षेत्र। कौन सा फ्लोर? सी फ्लोर। ध्यान रखें, सागर का नितल ये क्या कर रहा है, प्रसार हो रहा है, इसमें स्प्रेड कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सागर नितल के प्रसरण के बारे में किसने बात कही थी 1960 में? ध्यान रखें, इस दशक में हैरी हेस ने। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने चर्चा की। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब हमने चुंबक मापी लगाया प्रशांत महासागर के नितल में, या हमने चुंबक मापी लगाया कहां पर, अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में, क्योंकि शुरुआती समय प्रशांत महासागर से हुई थी और हिंद महासागर से हुई थी, तो उन्होंने पाया कि इसके क्षेत्र में या इसका जो नितल है वह एक लंबे समय के बाद परिवर्तित हो रहा है। उस नितल में कटक का निर्माण हो रहा है, और कटक के निर्माण के साथ साथ ऐसा देखा गया कि नए नए नितल देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यानी महासागर के नितल में
कटक का निर्माण कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो उस समय तो स्पष्ट नहीं किया जा सका कि यह कैसे हुआ। कुछ अन्य मतलब अलग अलग तथ्य बताए गए, जैसे कटक के निर्माण के आधार पर कुछ तथ्य बताए गए। कुछ तथ्य बताए गए कि वहां पर जो धाराएं पाई गई, संवहनीय धाराएं या क्षैतिज धाराएं, वो नीचे की ओर भी आ रही हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा की गई। कुछ लोगों ने बताया कि संवहनी धाराओं के बहने की वजह से या क्षैतिज धाराओं के बहने की वजह से नितल में प्रसार हो रहा है। तो स्पष्ट तरीके से जो सभी तथ्यों को स्पष्ट कर पाए या विभिन्न तथ्यों के बारे में जिन्होंने स्पष्टतः अपनी राय दी, वो हैरी हेस है। और हैरी हेस ने स्पष्ट किया कि महासागर के नितल में प्रसरण हो रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर यह महासागर के नितल में प्रसरण क्या है, इसमें जो स्प्रेडिंग हो रही है यह क्या है। तो हैरी हेस ने इसे 4-5 कंसेप्ट के आधार पर बताया। उससे पहले हम समझ लेते हैं किसे, हमारी पृथ्वी के आकार को या हमारी पृथ्वी की आकृति को। हम सभी जानते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा भी है कि पृथ्वी में एक सबसे भीतरी भाग जो है वह कोर कहलाता है और इसका ताप और दाब बहुत अधिक है। टेम्परेचर और इसका जो दाब है, प्रेशर, वह भी क्या है, बहुत अधिक है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि यहाँ पर क्या जो इस पर जो पदार्थ पाया जाता है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद का जो कंसेप्ट आता है, इसके बाद पृथ्वी की जो दूसरी सतह आती है, ये दूसरी लेयर आती है, उसे कहा जाता है मेंटल। और ध्यान रखें, मेंटल भी 2 भागों में विभाजित है, लेकिन हमें सामान्य रूप से अभी जानना है तो हम समझेंगे। तो यह हिस्सा क्या है, यह है मेंटल, ठीक है। और पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा है या पृथ्वी के सबसे बाहरी सतह को, जिसे हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं या जिसे हम भूपटल के नाम से जानते हैं, भूपर्पटी, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा है और यह ठोस है। पृथ्वी का जो भूपटल है यह ठोस है और हम इसी भूपटल पर निवास कर रहे हैं। और इसका जो मेंटल है, मेंटल वाला हिस्सा है, माफ कीजिएगा, यह क्या है, यह आप इसे कह सकते हैं सेमी तरल या क्या कहते हैं, सेमी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो एक बात कहें, यदि हम इसकी फ्रंट वाली सतह के बारे में या हम भूपर्पटी वाली सतह के बारे में चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा हम कहां पर निवास कर रहे हैं, भूपर्पटी में। और भूपर्पटी वाली सतह में 2 तरीके से हमारे आसपास क्या है, आकृतियां मौजूद हैं। कौन कौन सी आकृतियां मौजूद हैं? यदि हम भूपटल की सतह की बात करते हैं तो यह कुछ इस तरीके से है। जैसे आप जब दूध उबालते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपरी परत क्या होती है, गर्म ठंडी होकर यहाँ पर सिकुड़ जाती है। और ठीक ऐसा ही पृथ्वी के साथ हुआ है। यानी पृथ्वी सबसे पहले गैसीय अवस्था में थी, फिर तरल अवस्था में आई, फिर उसके बाद पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, ये जो इसका ऊपरी हिस्सा है, क्या हो गया है, सिकुड़ गया है, ठीक है, क्या हो गया है, और सूख गया है। यानी जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक लगा है भीतर की ओर से, वह हिस्सा अंदर की ओर धंस गया है और इसके इस हिस्से में क्या है, जलीय क्षेत्र है। यानी जो यह धंसा हुआ हिस्सा है यह क्या है, जलीय क्षेत्र वाला हिस्सा है। और जो उभरा हुआ हिस्सा है ये क्या है, महाद्वीप वाला हिस्सा है। तो इन हिस्सों की बात करें तो यह महाद्वीपीय हिस्सा कहलाता है। और जो हिस्सा अंदर की ओर धंसा हुआ है, यहाँ पर जो जल भरा हुआ है, यह महासागरीय हिस्सा कहलाता है। अब यदि हम इसे और नजदीक से देखने की कोशिश करें या हम इसी इमेज को अगली स्लाइड में देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे, इसे आप कैसे पाएंगे कि यदि मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक है, और यह कौन सा हिस्सा है, इसका ऊपरी वाला हिस्सा जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, ठीक है। तो यहां पर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, यह है महाद्वीपीय हिस्सा। तो कोर से यदि हम बात करें तो कोर से आपको ज्यादा नजदीक यह हिस्सा पड़ेगा। यानी महाद्वीप के नीचे वाला जो क्रस्ट है या जो भूपर्पटी का हिस्सा है, यह आसानी से कोर के नजदीक होगा। जबकि यदि हम महाद्वीपीय वाले क्षेत्र की बात करें तो महाद्वीपीय क्षेत्र का जो क्रस्ट है वह क्या है, मोटा है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके आधार पर, महासागरीय क्षेत्र के आधार पर। चलिए मान लीजिए हमने इसकी एक इमेज तैयार की कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि यह क्या है, महाद्वीपीय हिस्सा है और हमने अभी देखा भी कि महाद्वीपीय वाले हिस्से के पास में ही क्या जल भरा हुआ है और यह हिस्सा धंसा हुआ है और यह मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है या कोर है और यह क्या है, महाद्वीपीय हिस्सा। अभी हमने हमारी इमेज में देखा भी। तो महाद्वीपीय हिस्से के बीच में क्या है, महासागरीय हिस्सा मौजूद है। और हैरी हेस ने यही बात कही। हैरी हेस ने क्या कहा, महासागरीय,
हैरी हेस ने यही बात कही। हैरी हेस ने अपने तथ्यों के अंतर्गत कहा कि सबसे पहले यदि हम बात करें तो वे कहते हैं अपने पहले तथ्य में कि किसी भी महासागर के जब हम बात करते हैं तो महासागर के दोनों ओर, या जब हम महासागर नितल की बात करते हैं, यह क्या है, यह महासागरीय भाग है, तो महासागर का यह क्या है, नितल। तो महासागरीय नितल अपनी दोनों ओर से महाद्वीपीय कृष्ठ से घिरा हुआ है, या महासागरीय नितल अपनी दोनों ओर से या दोनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, महाद्वीप से घिरा हुआ है। यह क्या कहा उन्होंने, अपने पहली कंसेप्ट में यह बात कही है, इसे स्पष्ट किया कि महासागर का नितल दोनों ओर से महाद्वीपीय हिस्से से या महाद्वीपीय भाग से क्या है, घिरा हुआ है। फिर आगे हुए बढ़ते हैं और अपने दूसरे कंसेप्ट में उन्होंने कुछ और खास बातें कही। उन्होंने कहा दूसरे कंसेप्ट में, मान लीजिए कि यह महाद्वीपीय क्षेत्र है, इसे आप दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं हम। मान लीजिए यह महाद्वीपीय हिस्सा है और अभी हमने देखा यह क्या है, महासागरीय हिस्सा है और यह महाद्वीपीय हिस्सा है। जब हम बात करते हैं पृथ्वी की कोर की, तो पृथ्वी की कोर को हमने अभी देखा कि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, यहाँ पर प्रेशर दबाव भी बहुत अधिक है, दाब भी बहुत अधिक है, टेम्परेचर बहुत अधिक होने की वजह से, दाब बहुत अधिक होने की वजह से यहाँ से कुछ संवहनीय धाराएं निकलती हैं और हमने इनके बारे में पृथ्वी की संरचना में पढ़ा भी है। तो ये जो संवहनीय धाराएं हैं ये ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपर की ओर उठते हुए, चूंकि बहुत अधिक टेम्परेचर गर्म है तो ये धाराएं क्या होंगी, गर्म होंगी, है ना। और ये गर्म धाराएं ऊपर की ओर उठकर कहाँ टकराती हैं, महासागर के नितल से टकराती हैं। तो ये संवहनीय धाराएं ऊपर उठकर, जिन्हें हम संवहनीय धाराएं या संवहनीय तरंगों के रूप में जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये संवहनीय तरंगें ऊपर उठकर गर्म होती हुई महाद्वीपीय की तुलना में महासागरीय नितल से सबसे पहले टकराएंगी। तो ये किससे टकरा गई, महासागरीय नितल से। हमने हमारे पिछले इमेज में देखा भी कि जो महासागर वाला हिस्सा है, कृष्ठ वाला, वह क्या है, वह पतला है, किसकी तुलना में, महाद्वीपीय कृष्ठ की तुलना में, क्योंकि यह हिस्सा क्या है, मोटा है ना। तो ये कहां पर टकराई, महासागरीय नितल पर टकराती हैं। और ये संवहनी धाराएं जब महासागरीय नितल पर टकराती हैं तो यहाँ पर टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत अधिक क्या क्रिएट करती हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा क्या कि संवहनी धाराएं कोर से उठती हुई ऊपर की ओर जाती हैं और डिस्टरबेंस क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं। और मान लीजिए कि यही धाराएं, ठीक है, मान लीजिए कि यही धाराएं बार बार ऊपर जाकर महासागरीय नितल पर टकरा रही हैं, तो जब ये लगातार कई बार इस महासागरीय नितल पर टकराएंगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब महासागर का जो नितल है वह क्या हो जाएगा, वह दुर्बल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो संवहनीय धाराएं हैं इनके बहुत अधिक या लगातार टकराने के बाद बहुत अधिक मात्रा में या निरंतर टकराने की वजह से क्या होगा, महासागर का जो नितल है यानी महासागरीय नितल क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। और जब महासागरीय नितल दुर्बल होगा तो क्या होगा, मान लीजिए यह हिस्सा क्या हुआ, दुर्बल हुआ, तो दुर्बल होने की वजह से क्या होगा, यहां पर दरारें उत्पन्न हो जाएंगी, है ना। तो जब महासागरीय नितल में दरारें उत्पन्न हो जाएंगी, कब, बहुत दीर्घकाल समय में, यानी यहां पर समय कितना लगेगा, दीर्घकालिक समय। तो दीर्घकालिक अवधि में क्या होगा, इस दीर्घकालिक अवधि में यहां से जो मैग्मा है, क्या, यहां से जो मैग्मा है वह इसे फोड़कर अंदर की तरफ महासागर की नितल की तरफ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से जब यह मैग्मा दीर्घकालिक समय में संवहनी तरंगों के नितल को दुर्बल करने के बाद इसे तोड़कर ऊपर की ओर गिरता है, ऊपर की ओर जाता है, महासागरीय नितल की ओर जाता है, तो यहाँ पर कटक का निर्माण होता है। और इसी तरीके से क्या होता है, कटक का निर्माण होता है।
और हम जिन अटलांटिक क्षेत्रों में कटक की बात करते हैं, ये दरअसल वही कटक हैं। तो ये किस माध्यम से इनका निर्माण हो रहा है? यह निर्माण हो रहा है संवहनी तरंगों के लगातार टकराने की वजह से, और टकराने के माध्यम से जो मैग्मा है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से यह मैग्मा तेजी से आकर नितल से टकराता है, और नितल से टकराने की वजह से यहाँ पर आकर बाहर आकर जमा हो जाता है, और बाहर आकर जमा होने की वजह से महासागर के भीतर देखिए क्या हो रहा है, नितल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यानी इन कटकों के निर्माण की वजह से क्या हो गए, नए नए नितल का निर्माण हो रहा है। और जब यहाँ पर नए नितल का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर यह जो आकृति निर्मित हो रही है, लगातार चूंकि क्या होगा, मैग्मा यहाँ पर बनते जाएंगे, तो लगातार कई कटकों का निर्माण होता जाता है। इनकी व्यापक और लंबी श्रृंखला चलती है और इस तरीके से कटकों का निर्माण होता है। इस तरीके से क्या, महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि मैग्मा के बाहर आने से, नितल के दुर्बल होने से, संवहनी तरंगों के लगातार टकराने से जब नितल दुर्बल होगा तो मैग्मा ऊपर की ओर आएगा और कटक की रचना होगी, महासागरीय कटक की रचना होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि महासागरीय नितल की जो प्लेट है यह क्या हो गई, यह यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई और यहाँ पर कटकों का निर्माण हो गया। अब ये तो हमने बात की इन संवहनी धाराओं के बारे में कि ये संवहनी धाराएं क्या हो रही हैं, पृथ्वी की कोर से लगातार ऊपर की ओर उठ रही हैं। लेकिन जब ये संवहनी धाराएं यहाँ पर टकरा रही हैं तो ये केवल यहाँ पर नहीं रुकती, यानी जो ऊर्ध्वाधर संवहनी धाराएं आकर महासागरीय नितल पर टकराती हैं, तो टकराने के साथ साथ, कटक के निर्माण के साथ साथ ये संवहनी धाराएं किस तरफ, इस ओर भी मुड़ती हैं। क्योंकि हमने देखा है ना, जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, तो गर्म वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो अपने आसपास वाले क्षेत्रों की ओर क्या हो जाती है, वापस क्षैतिज दिशा में मुड़ती है। ठीक ऐसा ही संवहनी धाराओं के साथ भी होता है। जब ये गर्म संवहनी धाराएं ऊपर की ओर उठती हैं, गर्म संवहनी तरंगें ऊपर की ओर उठती हैं, तो ये तरंगें क्षैतिज दिशा की ओर भी जाती हैं और तब इन्हें क्या कहते हैं, तब इन्हें क्षैतिज तरंगें कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये कोर से ऊपर की ओर उठ रही है तो इन्हें संवहनी तरंगें कहते हैं, और जब यही तरंगें क्षैतिज दिशा की ओर, नितल से टकराकर क्षैतिज दिशा की ओर जा रही हैं तो इन्हें क्षैतिज तरंगें कहते हैं। तो इसी यदि हम डायग्राम की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ कटकों का निर्माण हो गया, कटकों के निर्माण के बाद यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। हैरी हेज आगे बताते हैं कि जब ये संवहनी तरंगें ऊपर नितल से टकराती हैं तो उसके बाद हजारों वर्षों में जब कटक का निर्माण हो जाता है, उसी अवस्था में कुछ ऐसी भी तरंगें हैं जो क्षैतिज दिशा की ओर चलती हैं। और चूंकि ये कहाँ, किस दिशा की ओर चल रही हैं, ये क्षैतिज धाराओं की ओर चल रही हैं, तो क्षैतिज धाराओं की वजह से क्या हो रहा है, अब नितल में क्या हो रहा है, तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि आप इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक पेज है या एक पेपर है, यहाँ पर हल्की दरारें भी मौजूद हैं पेपर में, और आप दोनों तरफ से पेपर को पकड़कर खींच रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब आप बीच में, मान लीजिए पेपर में गैप है या पेपर थोड़ा सा फटा हुआ है और आप बस दोनों तरीके से ऐसे खींचेंगे तो वहां पर तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है। तनाव मूलक बल के कार्य करने की वजह से पेपर बीच से फट जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से यहां भी कार्य होता है, यानी यहां पर तनाव मूलक बल कार्य करता है, और तनाव मूलक बल के कार्य करने की वजह से क्या होता है कि यह जो नितल है, यहां पर छोटी छोटी दरारों की वजह से यह नितल और प्रसरित होता है। क्योंकि हमने देखा अभी कि जो नितल वाला हिस्सा है वह कागज की तरह कार्य नहीं करता, यह तो कहीं ना कहीं हर हिस्से में क्या हो गया, जुड़ा हुआ है। तो इन क्षैतिज तरंगों, इन क्षैतिज धाराओं की वजह से नितल में प्रसार होता है, और इसे ही कहा जाता है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। तो इसी तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नए नए कटकों का विनाश भी होता है। कैसे? अभी देखिए क्षैतिज धाराएं इस दिशा की ओर बढ़ रही हैं, तो यहाँ नितल में क्या हुआ, प्रसार। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, महासागर या सागर नितल में प्रसार, सागर नितल में प्रसार हो रहा है। अब देखिए ये जो क्षैतिज धाराएं हैं, ये क्षैतिज धाराएं इस दिशा में नीचे की ओर क्या होती हैं,
वापस मुड़ जाती हैं। क्यों नीचे की ओर मुड़ती हैं? क्योंकि जब ये धाराएं यहाँ महासागरीय जल से टकराती हैं तो महासागरीय जल से टकराने की वजह से ये धाराएं ठंडी हो जाती हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब धाराएं ठंडी होती हैं तो इन धाराओं का अवतलन होता है। तो इन धाराओं का क्या हो रहा है? अवतलन हो रहा है। और इस अवतलन के समय यानी इन धाराओं में जब ये धाराएं नीचे की ओर मुड़ती हैं तब कौन सा बल कार्य कर रहा है? तब इसमें संपीड़न बल कार्य कर रहा है। ध्यान रखिएगा, संपीड़न बल। और संपीड़न बल के कार्य करने की वजह से ही, ध्यान रखें, इन धाराओं का जो क्षैतिज धाराएं थी इनका अवतलन होने लगा। और अवतलन होने की वजह से, ध्यान रखें, ये क्या होगा? आगे नीचे ये धाराएं आ जाएंगी। कहीं कहीं आपको कुछ तथ्य भी मिलेंगे, जैसे क्या कि यहाँ पर जो कृष्ण का निर्माण हो रहा है, इन कृष्ण के निर्माण होने से लंबे समय में यही मैग्मा फिर पिघलता है और फिर पिघलने के बाद यह वापस से फिर यह प्रक्रिया चलती है, फिर लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है और इस तरीके से कटक का निर्माण होता है और कटकों का विनाश होता है। तो कटकों के जब हम विनाश की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, इसी को एक और इमेज के थ्रू आप समझ लीजिए। जब हम महासागरीय नितल तक पहुंच गए, हमने देखा संवहनी धाराएं ऊपर की ओर जा रही हैं, संवहनी धाराएं क्षैतिज दिशा की ओर भी जा रही हैं और कुछ धाराएं, ध्यान रखें, कुछ धाराएं नीचे की ओर यहीं ऐसे मुड़ जाती हैं। कुछ धाराएं इस नितल पर बहुत अधिक प्रेशर डालकर इसे नीचे की ओर खींचने की कोशिश करती हैं। तो इस स्थिति में जहां पर दरार पड़ गई है, मान लीजिए यहाँ पर गैप ज्यादा है या दरार ज्यादा है, तो ये धाराएं इन्हें नीचे की ओर खींचने की कोशिश करती हैं। और जब यह इस हिस्से को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करती है तो क्या होता है? सागर का यह हिस्सा नीचे की ओर ऐसे घुस जाता है ना। और जब सागर का नितल का यह हिस्सा नीचे की ओर आ गया संवहनी धाराओं के बहुत अधिक प्रेशर की वजह से, तो यहाँ पर महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? महासागरीय गर्त का निर्माण हो रहा है। हमने हमारी एक वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा की है किसके बारे में? महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में, महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में। महाद्वीपीय के साथ साथ हमने महासागरीय गर्त के बारे में चर्चा की है, हमने महासागरीय कटकों के बारे में चर्चा की है। अंततः हम ज्वालामुखी से निर्मित महासागर के भीतर ही हमने बहुत सारी रचनाओं की बात की है, खासकर इसे हम क्या कहते हैं? महासागरीय उच्चावच। तो महासागर में बनने वाली इन सभी स्थलाकृतियों, महासागर में बनने वाले इन सभी उच्चावचों के बारे में हमने हमारी एक वीडियो में चर्चा की है। आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि आखिर महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है, महासागरीय गर्त का निर्माण कैसे हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सागर के नितल का प्रसरण कैसे हो रहा है, आखिर सी फ्लोर में स्प्रेडिंग कैसे हो रही है। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा किसने की? हैरी हेज ने की। और हैरी हेज ने इन विभिन्न तथ्यों के आधार पर, कुछ 4-5 चरणों के आधार पर उन्होंने बताया कि महासागर के नितल में किस तरीके से विस्तार या स्प्रेडिंग देखने को मिली है, और इसे ही कहा जाता है महासागर का प्रसरण सिद्धांत। तो ध्यान रखें, यहाँ पर जो नितल है उस नितल में निर्माण भी हो रहा है और नितल समाप्त भी हो रहा है, यानी यह जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, लगातार चल रही है, समान गति से चल रही है। इसलिए ना तो पूरी तरीके से अभी तक विस्तार हो पाया है, ना ही पूरी तरीके से अभी तक यह समाप्त हो गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब साम्यावस्था बनी रहती है, एक स्थिति में मान लीजिए कि कोई घटना यहाँ घटित होती है A और कोई घटना घटित होती है B, और अगर हम बात करें सागर नितल के संदर्भ में ही, तो मान लीजिए किसी ने सवाल किया कि अगर सागर नितल में प्रसार हो रहा है या प्रसरण हो रहा है तो अब तक तो सागर बहुत अधिक प्रसारित हो जाना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखें, चूंकि सागर के प्रसार की प्रक्रिया और ठीक यहाँ पर इसके विनाश की प्रक्रिया यानी कटक निर्माण और गर्त, इन सभी की प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। तो जब लगातार समान गति से ये प्रक्रियाएं चलती हैं, ध्यान रखें, समान गति से जब ये प्रक्रियाएं चलती हैं तो क्या हो रहा है? तब इसका विनाश नहीं हो पाता। तो ध्यान रखिए, सागर नितल के बारे में जो निर्माण और विनाश की प्रक्रिया है, ये क्या है? ये प्रक्रियाएं समान गति से चल रही हैं और ये इससे संबंधित क्या है? खास तथ्य है। तो इन इमेजेस के थ्रू आप चीजों को याद रख सकते हैं, कैसी कैसी घटनाएं घटित होती हैं, किन अवधि में घटित होती हैं, आपको यह पता चल गया होगा। आपने यह भी देख लिया कि पृथ्वी की भूपर्वतीय कृष्ठ और कोर कैसे सहायक है इन सारी चीजों में।
तो हमने किसके बारे में चर्चा की थी? हमने वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी और आज हमने महासागरीय नितल प्रसरण के बारे में भी चर्चा कर ली। और ये दोनों सिद्धांत आधार बने हैं किसके? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, कि आखिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे कार्य करती है और उसके अंतर्गत जो अपसारी अभिसारी प्लेटों में सीमांत देखने को मिला है, यानी अभिसारी प्लेट सीमांत और अपसारी प्लेट सीमांत, ये आखिर होते क्या हैं और इनमें किस तरीके से नई नई उच्चावचों का निर्माण इनके द्वारा होता है, कैसे नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण इनके द्वारा होता है। ठीक है, और यदि आप वीडियो इंग्लिश में भी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि दृष्टि की टीचिंग एग्जाम की इंग्लिश वाली वीडियो आप देखें, तो आप टीचिंग एग्जाम चैनल में ही देख सकते हैं, क्योंकि ये चैनल बाइलिंगुअल है, यानी आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।